हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारे टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किसी भी एक बिजनेसमैन या एक अकाउंटेंट के लिए इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पूरी तरीके से नॉलेज होगा तो ही आप किसी बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हो या फिर उस बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से इन अकाउंटिंग टर्म्स को समझाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो अकाउंटिंग टर्म्स होती है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस में ही यूज़फुल होती है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म्स का नॉलेज लेने से पहले हमें क्या बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिजनेस के बारे में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ बिजनेस इज अ इकोनॉमिकल एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व द एक्सचेंज, परचेज, सेल और क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द गोल ऑफ प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। स्टूडेंट्स, इससे हम क्या समझते हैं कि जो एक बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिकल बोले तो जैसे कि पैसों के लिए की गई एक एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या रहता है, एक बिजनेस में गुड्स को परचेज किया जाता है, सेल्स किया जाता है, उसी तरीके से सर्विसेज को भी परचेज किया जाता है और सेल्स किया जाता है, जिसका मेन एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके और साथ ही साथ जो हमारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हैं उनको टोटली पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई सी भी दुकान है तो वो एक तरीके का बिजनेस है। उसमें क्या रहता है, दुकानदार गुड्स को परचेज करता है, उसके बाद में सेल्स करता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। उसके बाद हम आते हैं बिजनेसमैन पे, है ना। तो बिजनेसमैन क्या होता है कि अ बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटी दैट कैरिड आउट फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट। द मेन गोल ऑफ बिजनेसमैन टू गेन मोर प्रॉफिट। तो बिजनेसमैन एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी बिजनेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, उसकी ऑल एक्टिविटीज़ में उसका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट होता है। वो बिजनेस के लॉस के लिए भी वही मतलब कि जिम्मेदार होता है, या प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए भी वही जिम्मेदार होता है। वो बिजनेसमैन पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव या बोले तो गोल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। बिजनेस और बिजनेसमैन के जानने के बाद अब बारी आती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? A business transaction is the financial transactions between two or more parties that involve the exchange of goods, money or services. इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन से क्या होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे कोई सा भी सपोज एक बिजनेस है, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वो भी ट्रांजेक्शन्स किससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें एक व्यक्ति के पास मनी आएगी या एक व्यक्ति के पास से मनी जाएगी, यही होता है। इसमें क्या एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी, मतलब कहीं ना कहीं माल का आदान प्रदान या फिर पैसे का आदान प्रदान शामिल होता है। ये ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे होते हैं एक दिन के अंदर, और ये ट्रांजेक्शन्स बहुत ही जरूरी होती है किसी भी एक अकाउंटिंग के लिए। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बाद अब बारी आती है कैपिटल की। तो कैपिटल क्या होता है? अ कैपिटल इन अ बिजनेस रिफर्स टू द सम ऑफ फाइनेंशियल असेट्स दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। These funds can be used to entail operation, meet daily expenses और grow and expand the business। मतलब कि कैपिटल होता क्या है कि देखो भाई, सबसे पहले कोई सा भी एक बिजनेसमैन होता है वो किसी न किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। तब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है, जगह चाहिए रहती है, या फिर क्या नाम है कि जो माल चाहिए रहता हुआ ये होना चाहिए। तो वो इन सब के लिए कहीं ना कहीं से पैसा लाता है और एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जो वो स्टार्टिंग में जो पैसा ला रहा है, जो भी चीज़ें ला रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे ही हम कैपिटल कहते हैं। ये एक तरीके से किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है, जिसे उसे बाद में उसका पेमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक जो रहती है कैपिटल, उसको क्या, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मतलब जो परफॉर्म किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, उनको पूरा करने के लिए इस कैपिटल का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या, और साथ ही साथ में आप किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कैपिटल को लगाया जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो अब अकाउंटिंग टर्म्स में बारी आती है ड्राइंग की। तो ड्राइंग क्या होती है एक बिजनेस के अंदर, पढ़ते हैं। ड्राइंग आर मनी और अदर असेट्स टेकन आउट ऑफ द बिजनेस। दे माइट बी बाय ओनर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज और एज
divided in the company has been made public. Drawing are different from expenses or wages. सो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि जब कोई एक बिजनेस के अंदर जो उसके जो बिजनेस का ओनर रहता है या बिजनेस के जो पार्टनर्स रहते हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के अंदर से कुछ असेट्स या फिर पैसा निकालते हैं तो उसे ही हम ड्राइंग कहते हैं। और ये जो ड्राइंग होती है ये क्या एक्सपेंसेस से और वेजेस से थोड़ी सी अलग होती है। मतलब एक एग्जांपल के लिए हम अब देखते हैं कि जैसे कि हमारा कैसे कि कपड़ों का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है तो अगर हम किसी कस्टमर के लिए हम अगर वो कपड़ा निकाल रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो दुकान का ओनर है, जो कपड़ों की शॉप का ओनर है, उसका खुद के पर्सनल यूज़ के लिए या उसकी फैमिली के लिए अगर वहाँ से कोई सा मतलब कि क्लॉथ्स निकाल रहा है या फिर जो भी उसके जो बिजनेस का जो पैसा है वो किसी पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे उसके बच्चे की फ़ीस जमा करने के लिए, उसके हॉस्पिटल जाने के लिए या किसी अदर इसके लिए वो जो पैसा निकाल रहा है वो भी ड्राइंग होता है। मतलब कि जो अगर एक बिजनेसमैन है, बिजनेस में से कुछ अपने पर्सनल खर्चे करता है तो उसे ही हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग के बाद बारी आती है अगली अकाउंटिंग टर्म्स में असेट्स। असेट्स क्या होती है? सो असेट्स एक तरीके से हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अब हम इसे थोड़ा पढ़ते हैं। An asset is generally any useful thing or something that hold value. Most people have personal assets like cash, saving account, building, plant, machinery, furniture, goodwill, and collections. A person skill and ability can also be assets. मतलब इसका मतलब क्या होता है, किसी कोई सी भी चीज़ या कोई सी भी ऐसी चीज़ बोल लो या समथिंग कुछ ऐसा है कि जिससे कि भी जिसकी कोई सी एक वैल्यू हो और वो वैल्यू की वजह से उस आदमी को या फिर उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले तो हम उसे असेट्स कहते हैं। अब एक बिज़नेस में असेट्स क्या होती है, जैसे कि असेट्स की हेल्प से ना कोई सा भी बिज़नेस बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है। और असेट्स का यूज़ हम जब कहीं भी बिज़नेस में कोई बुरी सिचुएशंस आ जाती है तो उन असेट्स को सेल करके हम वहाँ से रिकवर हो सकते हैं, इसलिए असेट्स। तो असेट्स क्या होती है भाई, एक केस भी हमारे लिए एक तरीके से असेट्स है। उसके बाद में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये भी एक तरीके से हमारे पास असेट्स है क्योंकि ये हमारे खुद की मतलब बिजनेस की होती है। जैसे कि टेंजिबल असेट्स भी होती है, इंटेंजिबल असेट्स भी होती है। इंटेंजिबल असेट्स क्या, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इंटेंजिबल असेट्स क्या, जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू बहुत ही पॉजिटिव होती है किसी भी बिजनेस के लिए। अब ये आती है लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ होती क्या है? लाइबिलिटीज़ का पता होना भी एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सो पढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़ आर द डेब्ट डेट अ बिजनेस ओनर on the third party credits, notes payable, and bank debt could be part account payable. Businesses take a debt to grow faster. The balance between a company debt and its make stable. मतलब इसका कहने का ये मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी से होती है एक तरह का उधार होती है। उधार में मतलब क्या कि आप उधार पैसे का भी हो सकता है या किसी मतलब चीज़ का भी हो सकता है या किसी स्टॉक का भी हो सकता है या किसी भी चीज़ का एक तरीके से उधार, कि जो अपने पास नहीं है लेकिन अपन ने किसी थर्ड पार्टी से वो पैसा है या फिर कुछ वो चीज़ ली है और अपने बिजनेस में लगाई है और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में उसका पेमेंट करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसे ही हम हमारी लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होना किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर हम प्रॉपर टाइम पे हमारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर पाएँ। अगर हम हमारी प्रॉपर टाइम पे अगर हमारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर पाते हैं तो हमारा बिज़नेस बहुत ही पॉजिटिव है। अब जो लाइबिलिटीज़ होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक करंट लाइबिलिटीज़, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो एक साल के अंदर जिनका पेमेंट कर दिया जाता है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा अमाउंट में जो उधार ली जाती है किसी भी व्यक्ति से, वो चाहे पैसा हो सकता है या कोई सी अदर चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ के बाद बारी आती है रिवेन्यू। अब रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू को हम अब पढ़ते हैं। रिवेन्यू डिफाइंड as that it is a total amount of money received from carrying out the business operation such as a sales. On the income statement it is also known as sales. It is a top line figure as the so first on the income statement of any company.
ठीक है स्टूडेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम इसका मतलब जानते हैं। अब रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू मतलब ऐसा होता है कि जो आप एक पर्टिकुलर कोई सा ही बिजनेस कर रहे हो, तो आप जो सुबह से लेकर शाम तक का बिज़नेस जो करते हो, या फिर जो भी एक महीने में जो भी आप टोटल बिज़नेस करते हो, आप एक कोई सा भी एक टाइम पीरियड ले लिए। उस टाइम पीरियड में जो भी आप टोटल सेल्स करते हो, और सेल्स करने पे जो भी आपके पास जो भी पैसा आता है, और जो उस पैसे का टोटल जब आप लगाओगे तो उसे ही हम टोटल रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू इट्स मीन्स कि अगर जो आपने सर्विसेज या गुड्स जो लोगों को सेल किया है और उसके बदले जो आपको पैसा मिला है, उस पैसे का टोटल जो होता है उसे ही हम रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू को हम इस एक तरीके से सेल्स भी कह सकते हैं कि आपका सेल्स कितना हुआ। रिवेन्यू और सेल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब आप जितना ज़्यादा सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और रिवेन्यू भी एक तरीके से वही होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है। तो जनरली जैसे कि हम सब सुनते हैं कि कोई सा भी एक जो बिजनेस होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। तो अब ये प्रॉफिट होता क्या है जिसे अर्न करना होता है, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट पढ़ते हैं। प्रॉफिट रिफर्स टू द अर्निंग डेट इंडिविजुअल और बिजनेस टेकन होम आफ्टर द ऑल द कॉस्ट आर पेड। मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी अपन कोई सा बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अपन जो पैसा लगाते हैं, जैसे पैसा लगाते हैं और उसको फिर पैसा लगा के अपन कोई चीज़ मतलब खरीदते हैं, उसको बाद में अपन बेचते हैं। तो जब बेचने पर जिस कॉस्ट पर हमने जिस कॉस्ट से हमने ख़रीदा है उससे जब ज़्यादा हमें जो पैसा मिलता है, तो वो जो ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसे ही हम प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमने गुड्स 5 लाख का ख़रीदा है और उसे 7 लाख में बेचा है, तो 5 लाख तो उसकी कॉस्ट हो गई, और कॉस्ट के ऊपर जो भी 2 लाख रुपए हमें बच रहे हैं वो उसके प्रॉफिट हो गया। मतलब कि 7 लाख रुपए में 5 लाख का हमने जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसे लेस करने के बाद जो 2 लाख रुपए हमें बच रहा है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। उसी के बाद में आता है लॉस। लॉस भी एक तरीके से मतलब कि इसका प्रॉफिट का एकदम अपोजिट होता है। अब इसे हम पढ़ते हैं। इन फिनेंशियल अकाउंटिंग अ लॉस इज अ डिक्रीज इन द नेट इनकम डेट आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। लॉसेस कैन रिजल्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज सेल ऑफ assets for less than its carrying amount, the write down of assets। मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे कभी कभार हम बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है और हमें लॉस हो जाता है। मतलब सपोज कि जैसे कि हमने किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं, इससे अब हमें प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन कभी कभार कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं और हमें कभी कभार लॉस में बेचना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि हमने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, अब हमें 5 लाख से 6 लाख करने थे, 7 लाख करने थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण से आ गए जिसकी वजह से हमको क्या वो चीज़ जल गई या फिर कहीं चोरी हो गई है, तो उसके कारण कभी कभार हमें लॉस भी हो जाता है, तो उसे हम लॉस कहेंगे। तो इनकम होती क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो इनकम होती है वो एक मनी का फॉर्म होता है जो हमें रिसीव कब होती है कि जब हम कोई सा मतलब कि बिजनेस में किसी चीज़ को, सर्विसेज को, या फिर जो मतलब कि प्रोडक्ट है उनको जब सेल करते हैं तो उसके बिहाफ पे जो हमें पैसा मिलता है, तो वही हमारे लिए एक इनकम होती है। वही जिससे कि हमारे मतलब जो हमारा जो बिज़नेस इंक्रीज़ होता है, जो बिज़नेस चलता है, वो उसे ही हम इनकम कहते हैं। अब इनकम के बाद आती है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? अन एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डेट अ कंपनी इंक्लूज द टू जनरेट रेवेन्यू। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग समथिंग। मतलब कि एक्सपेंसेस होता क्या है? एक्सपेंसेस वो चीज़ होती है कि जब हम रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि अगर कोई सा अपन बिजनेस में मतलब कोई चीज़ एक्टिविटी मतलब परफॉर्म कर रहे हैं कि जिसका मतलब मेन गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू अपन इकट्ठा कर पाए, उसके लिए जो एक्सपेंसेस अपन जो करते हैं, मतलब कि पैसा कमाने के लिए जो अपन पैसा लगाते हैं उसे ही हम एक्सपेंसेस खर्चे कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमारी शॉप है, हमारी शॉप में जैसे कि सबसे पहले हम फर्नीचर लाए, तो फर्नीचर लाए, स्टॉक लाए, है ना, स्टॉक लाए, तो स्टॉक के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा हम लगा रहे हैं, किस लिए कि बाद में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो जो हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसको ही हम एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस कहते हैं। ये किस फॉर्म में हो सकता है? सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है दुकान का, या फिर अदर किसी तरीके का खर्चा हो सकता है, ये सब खर्चे होते हैं। तो मैं अब बारी आती है परचेस की। तो परचेस होता क्या है? अ परचेस इन्वॉल्व द एक्वाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ सम काइंड।
इसका मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज़ को अपने पास रखने के लिए, एक्वायर करने के लिए, अगर हमें मतलब जो गुड्स और सर्विसेज हमारे पास लेने के लिए कभी कभार हमें क्या पैसे देना पड़ते हैं, सम काइंड ऑफ पेमेंट, मतलब कि और वो पेमेंट क्या होता है, द पेमेंट इज़ यूजुअली इन अ कैश और क्रेडिट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परचेस हम कैश में ही कर सकते हैं, कभी कभार हम उधार भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं परचेस। अब परचेस में आल्सो बी अ पार्ट ऑफ बार्टर सिस्टम विच डिफरेंट नॉन कैश असेट्स आर एक्सचेंज। मतलब ऐसा है कि बार्टर सिस्टम भी हो सकता है वस्तु विनिमय, मतलब एक चीज़ के बदले हम किसी को दूसरी चीज़ भी दे सकते हैं पेमेंट ना करने के बजाय। मतलब कि ना आपको वहाँ पर कैश पेमेंट करना है ना उधार करना है, मतलब आप एक चीज़ सामने वाले को दीजिए और उससे ही दूसरी चीज़ सामने वाले से ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास गेहूँ है और सामने वाले के पास मक्का है, तो वो क्या करेगा, मक्का हमें दे देगा और हम उसे गेहूँ दे देंगे। ये भी एक तरीके से एक परचेस हुआ है। परचेस में वो सब सारी चीज़ें आ जाती है जिससे कि हमें कुछ ना कुछ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ही हम कोई ना कोई चीज़ परचेस करते हैं। परचेस के लिए क्या, अभी हम कभी कभार हम मतलब पैसे दे के भी परचेस कर सकते हैं या फिर उधार भी परचेस कर सकते हैं। परचेस के बाद अब बारी आती है सेल्स की। अ सेल्स इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज इट दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स, सर्विस और असेट्स फॉर मनी। मतलब वो ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए या असेट्स को बढ़ाने के लिए हम सेल्स करते हैं। सेल्स एक तरीके का ट्रांजेक्शन से, वो भी किस तरीके का ट्रांजेक्शन से, जिसमें हम जो भी गुड्स है या सर्विसेज है या फिर कोई अदर चीज़ है उसको हम किसी दूसरे पर्सन को हमारे पास से उसकी जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। गुड्स सर्विसेज में जैसे कि हमारे पास एक सपोज एक दुकान है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो वहाँ पर जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है या फिर जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्टों को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल मतलब कि पैसे, मतलब कि पैसे लेते हैं और उन चीज़ों को देते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास आए, उसलिए हम जो भी हमारे पास से जो चीज़ें देती हैं, जो चीज़ें देते हैं उसे ही हम सेल्स कहते हैं। सेल्स के बाद अब बारी आती है गुड्स। गुड्स मतलब ये होता क्या है, जैसे हिंदी में माल कहते हैं। गुड्स आर प्रोडक्ट डेट आर टेंजिबल, कैन बी टच एंड सीन, दे आर प्रोडक्ट और सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स। मतलब कि गुड्स होता क्या है, गुड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और एक तरीके का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जो एक उत्पाद होता है जिसे कि कस्टमर की जो मतलब कि जो वांट्स है या बोले तो इच्छाएं, उसको हम पूरी कर सकते हैं। अब बारी आती है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट होता क्या है, जैसे कि हम जनरली सुनते हैं कि मेरे को डिस्काउंट मिला या फिर मैंने डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट शब्द होता क्या है। ये डिस्काउंट शब्द ना अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत ही एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। सो हम डिस्काउंट को देखते हैं, ये होता क्या है। अ द डिस्काउंट नाउन, डिस्काउंट रिफर्स टू एन अमाउंट और परसेंटेज डिडक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ समथिंग। मतलब ऐसा है कि किसी चीज़ का जो सेलिंग प्राइस होता है, उसमें आप कोई सर्विस ले लो या फिर कोई सा प्रोडक्ट ले लो, कि जो कोई सर्विस या प्रोडक्ट जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे हमें बेचना है, जब हम उस प्राइस से भी कम में अगर किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो होता है उसका डिस्काउंट, जो मतलब कि हमने उसके सेलिंग प्राइस पे दिया है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप समझ लो कि जैसे कि कोई सा एक लैपटॉप है, वो 40,000 का आ रहा है, लेकिन हमने क्या करा, चल यार हम तुझे डिस्काउंट देते हैं और तू ये 35,000 में ले जा। तो जो 5,000 रुपये का जो हमने सेलिंग प्राइस जो 40,000 थी और उसे हम बेच कितने में रहेंगे, 35,000 में, तो जो 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको ही हम डिस्काउंट बोलते हैं। ऐसा ही तो डिस्काउंट भी जो होता है वो दो तरीके का होता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम डिस्काउंट देते ही हैं, कभी कभार हमको डिस्काउंट मिलता भी है। जैसे कि कोई चीज़ जैसे कि हमारे को 4,000 में आ रही है, लेकिन क्या हमको 3,000 में वो किसी सामने वाले ने दिया कि चलो आप 3,000 में ले जाओ, तो ये हमको क्या 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, मतलब एक तरीके से हमारे को प्रॉफिट हो गया है। तो डिस्काउंट क्या होता है कि जो किसी चीज़ मतलब बोले तो सर्विसेज या फिर जो गुड्स रहते हैं, उसकी जो सेलिंग प्राइस जिस कीमत पे उसे बिकना चाहिए, लेकिन उस पर न बिकने के बाद भी अगर उस कम कम में बिकती है, तो जो कम में जो बिक रही है और जो अमाउंट उसका सेलिंग प्राइस और कम में जो अमाउंट आ रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ही हम डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट के बाद अब बारी आती है डेटर की। जो डेटर होते क्या हैं, तो डेटर कोई ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर कोई एक ग्रुप हो सकता है, जो किसी अदर जो पर्सन है या फिर जो ग्रुप है उसको क्या पैसा उधार देता है। तो डेटर एक तरीके से हमारे मतलब जैसे कि हम मान के चलो कि जैसे हमारे डेटर हैं, मतलब कि हमने किसी व्यक्ति को पैसा या उधार माल दिया है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमारी बहुत बड़ा एक शॉप है, शॉप में क्या अगर कोई पर्सन आता है और उसे हम मतलब कि
उधार माल या कुछ उधार पैसा देते हैं तो हम एक तरीके से वो हमारा डेटर है, क्योंकि हम उससे बाद में पैसा भी मांगेंगे क्योंकि हमने उसे उधार चीज़ दी है। तो वो हमारा हो गया डेटर। डेटर के बाद अब बारी आती है क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर होता क्या है? अ क्रेडिटर इज अ इंडिविजुअल और एंटायर डेट इज ऑन मनी द creditor of the business are its supplier which have provide its goods और services। मतलब कि क्रेडिटर होता क्या है? क्रेडिटर डेटर का एकदम अपोजिट होता है। क्रेडिटर एक तरीके से ऐसा होता है जिसे हिंदी में लेनदार बोलते हैं, जिससे कि हमने उधार पैसा लिया है, अब उधार पैसा लिया है और हमने उसे हमारे बिजनेस में लगाया है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में उसे हमें मतलब कि पैसा देना है, तो हमारा क्या हो गया है कि क्रेडिटर हो गया है कि जो हमारे पे पैसा मांगता है। तो वो हो गया हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करना हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्रेडिटर एक तरीके से हमारा मतलब कि एक दायित्व होता है या बोले तो लायबिलिटी होती है, जिसे पेमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी